जो 9 सितंबर को लगेगी लोक अदालत। सारे देश में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हो रहा है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, आसाम से लेकर गुजरात तक लोक अदालत का आयोजन हो रहा है। अगर आपकी 8-10 EMI डिफॉल्ट हो चुकी है किसी भी तरह के लोन की, तो आपके पास लोक अदालत का नोटिस आ गया होगा। नहीं आया है तो आपके पास लोक अदालत का नोटिस आ जाएगा। लाखों आदमियों के पास लोक अदालत का नोटिस आना शुरू हो गया है और आने वाले टाइम में लाखों आदमियों के पास लोक अदालत का नोटिस आएगा। आज मैं आ रहा हूं जयपुर में। आपको या आपके किसी भी यार प्यारे रिश्तेदार को लोन से रिलेटेड कोई भी दिक्कत परेशानी समस्या अगर आ रही है, लोन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं वो सभी लेके आप मेरे से जयपुर में पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनल एडवाइस ले सकते हैं। हमारे साथ पर्सनल मीटिंग करने का क्या प्रोसेस है, आपकी स्क्रीन पे कमेंट बॉक्स के अंदर एक नंबर आया हुआ है 9306347314। इस नंबर को सेव करके डायरेक्ट कॉल करें, कोई रिप्लाई नहीं आएगा। व्हाट्सएप कॉल करेंगे, कोई रिप्लाई नहीं आएगा। व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा। यह नंबर मेरी टीम के पास होता है। साथियों, जैसा कि सबसे पहले लोक अदालत के बारे में समझेंगे। लोक अदालत है क्या चीज? लोक अदालत भी अदालत का ही नाम है, कोर्ट का नाम ही लोक अदालत है। अब वो लगती कहां है? जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर ही लोक अदालत का आयोजन होता है। अब लोक अदालत में जज साहब कहां से आते हैं? जो आपकी डिस्ट्रिक्ट के जज साहब होते हैं वो ही लोक अदालत में जज की भूमिका निभाते हैं, उनकी ड्यूटी लग जाती है। अब कौन कौन से केस लोक अदालत में जा सकते हैं? लोन से रिलेटेड कोई भी केस लोक अदालत में जा सकता है। बिजली पानी सीवरेज का आपका कोई केस गवर्नमेंट के साथ चला हुआ है वो भी लोक अदालत में जा सकता है। इंश्योरेंस से रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट है किसी भी इंश्योरेंस कंपनी से, वो भी लोक अदालत में जा सकता है। 420 का केस, 420 का केस लोक अदालत में जा सकता है। या अन्य कोई भी ऐसा केस जो कॉम्प्रोमाइज योग्य है, जो समझौता योग्य है, जो भी केस है वो लोक अदालत में जा सकता है। अगर आपका केस ऑलरेडी किसी भी बैंक या NBFC कंपनी के साथ चला हुआ है, चेक बाउंस का चला हुआ है या अन्य किसी तरह का लोन से रिलेटेड चला हुआ है, रिकवरी से रिलेटेड, तो वो भी केस चलते चलते लोक अदालत में उसको बैंक या NBFC कंपनी ले आ सकती है। अगर आपने उसमें कॉम्प्रोमाइज कर लिया, समझौता कर लिया, तो वो वहीं पे खत्म हो जाएगा। नहीं तो क्या होगा, उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा उस केस के ऊपर। जिस स्टेज में वो आ चुका है, अगर उसमें गवाही हो चुकी है या होनी है, उसी स्टेज में वो फाइल दोबारा उसी कोर्ट के अंदर चली जाएगी। अब सवाल यह है कि अगर लोन है तो किस तरह के लोन लोक अदालत में सेटलमेंट होते हैं, कॉम्प्रोमाइज होता है, समझौता होता है। किसी भी तरह का अनसिक्योर लोन, अगर आपका क्रेडिट कार्ड का हो सकता है, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, ऑडी लिमिट, या आपका कोई एजुकेशन लोन है। दो तरह के एजुकेशन लोन होते हैं, सिक्योर भी होते हैं, अनसिक्योर भी लोन होते हैं। या अन्य किसी भी तरह का कोई भी अनसिक्योर लोन जिसमें आपने कोई अपना एसेट नहीं रखा, कोई अपनी कीमती चीज बैंक या NBFC कंपनी के पास गिरवी नहीं रखी। क्या सिक्योर लोन भी लोक अदालत में सेटलमेंट होता है, उसका भी कॉम्प्रोमाइज होता है? ऐसे हमारे पास क्वेश्चन आते हैं हमारे चैनल पे जो डिसेंट एडवाइस के नाम से है यूट्यूब पे। उसका जवाब है हाँ, सिक्योर लोन भी सेटलमेंट हो सकते हैं अगर वो बैंक या NBFC कंपनी चाहे या आप चाहे। किस सिनेरियो में होते हैं भाई? अगर कोई स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, जीप, ट्रक, बस का लोन है, भगवान ना करे आपने उसका इंश्योरेंस नहीं करवाया और वो गाड़ी चोरी होगी या एक्सीडेंट हो गया, टोटल लॉस होगी, या उसमें आग लग के वो खत्म होगी, इस सिनेरियो में भी सेटलमेंट हो जाता है। और प्रॉपर्टी में आपका मकान, दुकान, जमीन, जायदाद, फैक्ट्री, कारखाने का लोन है तो क्या वो भी सेटलमेंट हो सकता है? उसका भी सेटलमेंट हो सकता है, उसका भी कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। किस सिनेरियो में भाई? कोई प्रॉपर्टी आपने लीज पे दे रखी है, रेंट पे दे रखी है, उसका केस चला हुआ है कोर्ट में और वहां से स्टे है,
तो ये बैंक एनबीएफसी कंपनियों के पास इतना लंबा टाइम नहीं है कि उसकी स्टे की वेट करें, अगली कोर्ट से भी आपको शायद हो सकता है स्टे मिल जाए, या कोई प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट क्रिएट हो गया किसी भी कारण से, तो इस सिनेरियो में भी सेटलमेंट हो जाता है। अब सवाल ये आता है कि अगर आपके पास लोक अदालत का नोटिस आ रहा है तो क्या लोक अदालत में जाना जरूरी है? उसका जवाब है नहीं, कोई मैंडेटरी नहीं है कि आप लोक अदालत में जाएं, आपकी मर्जी है, आपके विवेक पे निर्भर करता है कि आप वहां पे जाएंगे या नहीं जाएंगे, आपकी मर्जी है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास नोटिस आया और वो नोटिस आपने लोक अदालत का लिया ही नहीं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरे सिनेरियो में आपके पास नोटिस आया, आपने उसको ले लिया और आप नहीं गए, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपके पास नोटिस आया और आप वहां पे चले भी गए लोक अदालत में, जिस भी लोक अदालत का आपके पास नोटिस आया, तो कोई भी आपको फोर्स नहीं करेगा, कोई भी आपके ऊपर दबाव नहीं होगा। वहां कोई जज साहब आपको ये नहीं कहेंगे कि ये मैंडेटरी है, करना ही पड़ेगा। आपकी मर्जी है, आप सेटलमेंट करें, समझौता करें, कॉम्प्रोमाइज करें या ना करें। अगर आपको अपने रेट में ठीक लगता है कि भाई इतने पैसे में जाया जाए, इतने पैसे मैं अफोर्ड कर सकता हूं, तो आप सेटलमेंट करें, अदरवाइज नहीं करें, जाके वापसी आ जाए। एक चीज जरूर ध्यान रखें, वहां पे ज्यादातर चवन्नी छाप कनोपी लगा के बैठे रहते हैं कोर्ट के अंदर ही, और खुद से फोन करके बुलाते हैं क्लाइंट को, लोनी को, और बोलते हैं, बहुत से बैंक एनबीएफसी कंपनी के चवन्नी छाप लोगों को बोलते हैं कि भाई आप आगे हो, अब कोर्ट में पेश होना पड़ेगा, इस फार्म के ऊपर साइन कर दें। और वो फार्म जो होता है ज्यादातर ब्लैंक होता है, या ब्लैंक पेपर के ऊपर साइन करने के लिए बोलते हैं। ऐसे किसी भी पेपर के ऊपर ना करें, क्योंकि हमारे देश का कानून ये कहता है अगर आपने किसी भी पेपर के ऊपर साइन किया है, इट मीन्स आपने उसको पढ़ लिया है, समझ लिया है, अपने विवेक से, अपने पूरे होशोवास में, बिना किसी दबाव के ऊपर साइन किए। बाद में उसको फिल करके लोक अदालत में पेश कर देंगे, आप चाहे ना भी हो, वो ये शो कर देंगे कि ये जो लोनी है ये सेटलमेंट करना चाहता है, कॉम्प्रोमाइज करना चाहता है, समझौता करना चाहता है, ये इसके साइन है और ये एग्री है। अब अगर आपने वहां से चले भी गए और कोर्ट में ये उन्होंने प्रोड्यूस कर दिया और ये प्रूफ हो गया कि आप कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं, तो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। अब आपने किया नहीं, आपके पास पैसे नहीं है, उसने कितने पैसे लिख लिए उसमें ये भी नहीं आपको पता, तो उससे फिर ये आपकी आरसी कटवा सकते हैं, रिकवरी सर्टिफिकेट जारी करवा सकते हैं एसडीएम कोर्ट से या तहसीलदार साहब से, जिसको अलग अलग स्टेटों में अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, रजिस्ट्रार भी कहते हैं। तो वहां से आरसी इनको कटवाने में सहूलियत हो जाती है। आरसी कटवा के आपकी ये मूवेबल प्रॉपर्टी जो चल संपत्ति है उसको अटैच करवा सकते हैं, जैसे स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, जीप, ट्रक, बस, इसको ये अटैच करवा सकते हैं। मकान, दुकान, जमीन जायदाद, फैक्ट्री, कारखाने की कभी भी आरसी नहीं कटती, ये बात आप समझ लें। हाँ, मूवेबल प्रॉपर्टी में भी एक क्लोज है, अगर आपकी स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, जीप, ट्रक, बस पहले ऑलरेडी लोन है तो उसको अटैच नहीं कर सकता, कोई भी आरसी कट के उसको अटैच नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि मालिकाना हक जो है, ओनरशिप जो है, उस बैंक एनबीएफसी कंपनी के पास है जहां से आपने लोन लिया है। पहला हक उस व्हीकल के ऊपर, उस गाड़ी के ऊपर, उस बैंक या एनबीएफसी कंपनी का है जिसने आपको लोन दे रखा है। तो इस तरह से आप इनसे बचाव करना है। दूसरा क्या ध्यान रखना है, वहां जाके जो आपका रेट है, जो आपको समझ में आ रहा है, आप उतनी ऑफर कर दें, और कभी भी रेगुलर सेटलमेंट ना करें, मतलब ईएमआई में सेटलमेंट ना करें, जिसको बैंकिंग की भाषा में रेगुलर सेटलमेंट बोलते हैं। हमेशा ओटीएस करें, वन टाइम सेटलमेंट करें, जब भी करें। अभी पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, दिसंबर में फिर लोक अदालत लगेगी, फिर मार्च में फिर लोक अदालत लगेगी, फरवरी में लगती है, हर साल 4 बार लोक अदालत का आयोजन होता है। आप ये ना समझे कि अभी लोक अदालत लगी है, चवन्नी छाप आपको कह रहे हैं ये लास्ट चांस है, फिर लोक अदालत नहीं लगेगी। लोक अदालत का आयोजन टाइमली हमारे देश में होता रहता है, डरे घबराए नहीं, सिर्फ अपने राइट्स और अधिकार जान ले तो आपका डर जो है वो खत्म हो जाएगा।
हाँ, लोक अदालत में जाने का क्या फायदा है? एक तो आपकी फीस नहीं लगती, कोर्ट फीस नहीं वहां पे लगती, आपको एडवोकेट की जरूरत नहीं। अगर आपका पहले कोर्ट में केस चला हुआ है किसी तरह का, आपकी कोर्ट फीस जमा है, अगर वहां कॉम्प्रोमाइज होगा तो वो कोर्ट फीस भी वापसी मिल सकती है। और सबसे बड़ा फायदा, अगर एक बार वहां कॉम्प्रोमाइज हो गया, समझौता हो गया, तो फिर वो बैंक या एनबीएफसी कंपनी आपके खिलाफ किसी भी अन्य बड़ी कोर्ट में नहीं जा सकती। मतलब सेशन कोर्ट में, हाई कोर्ट में, माननीय सुप्रीम कोर्ट में, किसी भी कोर्ट में नहीं जा सकती। जो वहां कॉम्प्रोमाइज होगा, समझौता हो गया, वो लास्ट ऑप्शन है। उसके बाद आप या बैंक एनबीएफसी कंपनी किसी कोर्ट में नहीं जा सकती। इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए अगर आपका दिल है, मन है कॉम्प्रोमाइज करने का, तो आप लोक अदालत में जाएं, नहीं तो आपकी मर्जी है। सिर्फ दो तरह के नोटिस को कभी भी अवॉइड ना करें। एक 138, जिसको सामान्य बोलचाल की भाषा में चेक बाउंस बोलते हैं, अब इसको आप इग्नोर नहीं करेंगे तो ये बिलेबल ऑफेंस है, जमानती अपराध है, सेम डे जमानत हो जाती है, बाय एंड जमानत हो जाती है। सारे देश के किसी भी कोने में आपके ऊपर इन्होंने चेक बाउंस का केस किया। ज्यादातर ये चेक बाउंस का केस आपके घर से कम 1,000 या 2,000 किलोमीटर दूर करते हैं, कई बार 3,000 किलोमीटर दूर भी कर देते हैं, ताकि आपको साइकोलॉजिकल प्रेशर में लेने के लिए, मनोवैज्ञानिक दबाव के अंदर लेने के लिए, परेशान और हरास करने के लिए। लेकिन डरे घबराए नहीं, सारे देश में एक ही कानून है चेक बाउंस का। ये बेलेबल ऑफेंस है, जमानती अपराध है, सेम डे जमानत हो जाती है, बाय एंड जमानत हो जाती है। सारे देश में इन्होंने कहीं भी केस किया। अमरदीप कादियान के पैनल पे कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, आसाम से लेके गुजरात तक एडवोकेट हमारे पैनल पे काम कर रहे हैं। हम आपको एडवोकेट प्रोवाइड करवा देंगे, आपकी जमानत करवा देंगे, आपकी बेल करवा देंगे। उसकी क्या फीस है, आपकी स्क्रीन पे कमेंट बॉक्स के अंदर एक नंबर आया हुआ है 9306347314। इस नंबर को सेव करके डायरेक्ट कॉल करें, कोई रिप्लाई नहीं आएगा। व्हाट्सएप कॉल करें, कोई रिप्लाई नहीं आएगा। व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा कि कैसे आप अपनी जमानत करवा सकते हैं, बेल करवा सकते हैं।